हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैटर के फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करवा दिया था और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर की प्रॉपर्टीज, क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट्स के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है। 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है इनका, वन बाय वन करके हम इन्हें समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब करने के लिए जो हमारा सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपको कोई सब्सटेंस दिया, बोला इसका कलर क्या होगा, तो आप देख करके आराम से बता सकते हैं। इसी तरीके से किसी सब्सटेंस की स्मेल क्या होगी उसे हम फील कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। वही अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें केमिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा सब्सटेंस के अंदर। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट करना पड़ेगा। और जिस मोमेंट आपने टेस्ट किया वहीं पर आपको सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज होती हुई दिखाई देगी, वहां पर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सब्सटेंस है वो केमिकल चेंज से अंडरगो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि आप आइडेंटिफाई करिए किसी सब्सटेंस की एसिडिटी क्या है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और टेस्ट करते ही वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैंने कहा कि कोई सब्सटेंस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएगा, तो उस टाइम आपको वाटर से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें केमिकल चेंज से होकर गुजरना पड़ता है पर्टिकुलर सब्सटेंस को, राइट। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैंने बात करी बच्चों, उन्हें हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। इनका क्या मतलब है, एक एक करके समझते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखो क्वालिटी को बताती है, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी क्वालिटी को बताएगी वो। इन्हें मेजर करना डिफिकल्ट होता है, मतलब आप इन्हें ऑब्जर्व तो कर सकते हैं लेकिन आप इन्हें मेजर नहीं कर सकते। आप पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं दे सकते। क्या मतलब हुआ इसको, मैंने कहा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या कलर है, तो आप क्या नंबर दोगे 2, 3, नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। केवल आप उन्हें क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि येलो कलर है, व्हाइट कलर है, या जो भी पर्टिकुलर उसका कलर है। इसी तरीके से जो मेटल्स होते हैं उनकी मेलेबिलिटी, लश्यर, शाइन कितनी है मेटल के अंदर, ऑर्डर क्या है, ये सारी क्या होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ये पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में बताती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज की, तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, लाइक लेंथ, वॉल्यूम, हाइट, डेंसिटी, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए और साथ में चाहिए एक यूनिट। लाइक अगर आपने कहा कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, 2, व्हाट 2 क्या, 2 फीट है, 2 सेंटीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, क्या है, तो हमें वहां पर नंबर के साथ में यूनिट जरूरी है देना, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट चेंज हो रही है वो मेजरमेंट, वो लेंथ जो है वो हमारी चेंज होती जा रही है। इस वजह से एक टर्म यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे पास में आ गई, नंबर विथ यूनिट फॉलोड बाय यूनिट। और जब बात आ गई हमारे पास में यूनिट की, तो वहीं पर जरूरत पड़ जाती है एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम की। व्हाई, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट हमें फॉलो करनी है, यूज करनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने लेंथ है वो इंडिया में किसी एक यूनिट में मेजर करी, अमेरिका में किसी एक और यूनिट में मेजर करी, किसी और कंट्री में किसी और यूनिट में मेजर करी, तो सब जगह का मेजरमेंट अलग अलग हो गया। तो इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और वही आता है हमारा SI यूनिट्स। नाम तो आप सभी ने सुना होगा,
SI क्या है? एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर टोटल 7 बेस यूनिट्स को डिफाइन किया गया है जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। वो कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पर 7 जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इनके लिए जो बेस SI यूनिट यूज की जाती है वो है मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। और ये रहे इनके सिंबल्स। देखो यहाँ पे बहुत सी यूनिट्स हैं जिन्हें हम ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं, लाइक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन। मोल एक ऐसी यूनिट है जिसे हम इस यूनिट में इस लेसन में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये है हमारी टोटल 7 बेस यूनिट। ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी 7 बेस यूनिट नहीं है या कौन सी है। तो बिल्कुल आपको बाय हार्ट ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है जो मैंने मास की बात करी यहाँ पे, ये मास एक्चुअली है क्या? मास होता है किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, दैट इज एक्चुअली मास। टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस वो कहलाता है हमारा मास। कई बार बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या मास और वेट एक ही चीज है? हम कहते हैं हाँ, वेट क्या होता है? वही वजन, और वही है हमारा मास। लेकिन ऐसा नहीं है। मास और वेट अलग अलग होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। क्या मतलब है इसको हम एक बार रिकॉल करते हैं। वेट का मतलब होता है बेटा फोर्स। वेट एक तरह का फोर्स है एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कहा उसका मास है m, ठीक है। तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में वेट की वैल्यू निकल करके आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो मास जो है वो तो क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। किसी भी सब्सटेंस का मास आप चाहे कहीं भी उसे लेके चले जाएं वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट क्योंकि मास के साथ साथ ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होती। अगर हम अर्थ की बात करें, यहां पर ग्रेविटी कुछ और होगी, मून पर ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब वेट भी वेरी करता है एक प्लेस से अदर प्लेस पे, ठीक है। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी में चेंज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मास की, ऐसा यूनिट क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किलोग्राम। बट कई बार जब हम लैब में, पर्टिकुलर केमिस्ट्री लैब में जब हम वर्क करते हैं तो बहुत छोटे छोटे मासेस से जब हम डील करते हैं तो हम ग्राम भी यूनिट यूज कर लेते हैं। लेकिन SI यूनिट क्या है ये आपको ध्यान रखनी है, इट इज किलोग्राम। जबकि वेट की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्योंकि वेट क्या है? पर्टिकुलर फोर्स है, और फोर्स की SI यूनिट जो होती है वही वेट की SI यूनिट होगी। तो आई होप आज के बाद आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि मास और वेट एक ही चीज है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम 3 स्केल यूज करते हैं, या ये भी कह सकते हैं 3 यूनिट्स यूज की जाती है, दैट इज केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इनमें से SI यूनिट कौन सी है? अभी हमने देखा था केल्विन जो है वो हमारी SI यूनिट है। यहां पर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस। मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये रेफरेंस के तौर पर यूज किए जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन जब हम करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। आपको कन्वर्जन स्केल के बारे में पता होना चाहिए, और पता भी होगा। कई बार क्या होता है, हमें न्यूमेरिकल में डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन होता है और केल्विन में आंसर पूछा गया होता है। तो देखो यहाँ पर अगर हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू केल्विन तो क्या होगा? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 रख दूं तो हमारा केल्विन क्या हो जाएगा? 273 हो जाएगा। और यहाँ पर आप स्केल पर देख सकते हो 0 सेल्सियस पर केल्विन की वैल्यू क्या आ रही है? 273 आ रही है।
राइट। इसी तरीके से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपस में क्या रिलेशन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अगर मैं डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फिर से यहाँ 0 रख दूं तो वैल्यू क्या रह जाएगी, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी मेरे पास में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हो गया 32। ये लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से यूनिट कन्वर्जन आप आसानी से कर सकते हैं अगर ये दो आपको रिलेशन पता है तो। अब हम बात करते हैं क्या होता है बेटा जब हम घर पर होते हैं, हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो थर्मामीटर यूज करते हैं। थर्मामीटर में कौन सी स्केल होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट। कई बार हम बोलते हैं कि बहुत तेज बुखार है तो 102, 103 बुखार है, तो इसका मतलब वहां पे हम फीवर किस में मेजर कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हैं। और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है इट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी इसके अंदर कि जो हमारा केल्विन का स्केल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नेगेटिव स्केल हो सकते हैं, वैल्यूज उनकी नेगेटिव हो सकती हैं। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब केल्विन की वैल्यू 0 होगी तो सेल्सियस होगा -273 और फ़ारेनहाइट होगा -459, बट केल्विन इससे नीचे नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की मैं आपसे बात करना चाहूंगी बच्चों। कई बार क्या होता है हम केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नंबर से डील करते हैं। कब करते हैं, जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे जीरो होते हैं पीछे। या फिर हम कभी कभी बहुत छोटे छोटे नंबर से डील करते हैं, लाइक पॉइंट्स के बाद जिनमें बहुत सारे जीरो होते हैं। कब, जब हम साइज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इन सब की बात करते हैं तो वहां पर पॉइंट्स के साथ में बहुत सारे जीरोस आते हैं। तो हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, उन्हें 10 टू द पावर करके लिख देते हैं, लाइक 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 20, या फिर 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -20, इस तरह से हम लिख देते हैं। लेकिन इस तरह से कैलकुलेशन करना बहुत ही टीडियस हो जाता है और जो हमारा रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है, सही नहीं आता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, हम यूनिट्स के साथ में प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। यहाँ पर प्रीफिक्सेस की आप टेबल देख सकते हो। ये टेबल देखकर आपको पता लग रहा है बहुत सारे प्रीफिक्सेस से हम ऑलरेडी एक्वेंटेड हैं जिन्हें हम यूज भी करते हैं, लाइक 10 टू द पावर -1 डेसी के लिए, -2 सेंटी, 10 टू द पावर -3 मिली के लिए, 10 टू द पावर -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको और -15 फेम्टो, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं। इसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव पावर की बात करूं तो यहां पर देखो ये कंपैरेटिव टेबल है जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी, तो इस टेबल को आपको एज इट इज लर्न करना है। देखो 10 टू द पावर -1 था डेसी और 10 टू द पावर 1 क्या हो गया, डेका। 10 टू द पावर -2 सेंटी था, 10 टू द पावर 2 क्या हो गया, हेक्टो। इसी तरह से 10 टू द पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा और 15 क्या हो गया हमारा, पेटा, ठीक है। तो कंपैरेटिव टेबल आपको आसान करेगी लर्न करने के लिए। और ये लर्न करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मैं यूनिट कन्वर्जन आपको समझाऊंगी वहां पर आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या, तो आपको पता होना चाहिए 10 टू द पावर -9 मीटर। यही तो होगा इसका मतलब, यही हो गया इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आगे मीटर लगा रही हूँ तो 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाएगा, दोनों साइड में यहाँ पर मीटर आ गया। तो सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, जब मैं बोलूँ नैनो तो नैनो का मतलब है 10 टू द पावर -9, और जब आपका आए 10 टू द पावर -9 तो आपको लर्न होना चाहिए नैनो। इस तरह से आपको एकदम रिकॉल करना चाहिए फटाफट माइंड के अंदर कि किलो का मतलब है 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 कहीं दिख जाए तो उसका मीनिंग है किलो, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन जब लेंथ हाइट हम मेजर करते हैं सब चीजों में ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। इसी तरीके से बच्चों एक चीज देखो, हमने ऐसा यूनिट की तो यहाँ पे बात कर ली, लेकिन बाकी जो क्वांटिटीज हैं, मतलब 7 क्वांटिटीज के अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, तो उनकी यूनिट्स का क्या, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। तो उनकी यूनिट बेटा हम लोग जो बेस यूनिट है उनके कॉम्बिनेशन से डिराइव करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसीलिए बाकी यूनिट्स को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। क्या मतलब हुआ इसका, इससे एक एग्जांपल से हम समझते हैं।
मान लीजिए मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम हम सभी को पता है, इसकी SI यूनिट क्या होगी। मैम ये तो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, ये बेस यूनिट में नहीं था। तो आपको रिकॉल करना है कि वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बात करूं, मैंने बोला इस क्यूब का वॉल्यूम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ का क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इस तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, अब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, ये बिल्कुल अभी हमने देखा था, क्या होता है, मीटर होता है लेंथ का। तो यहाँ पर वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या बन गया, बहुत सिंपल हो गया, ये तो मीटर क्यूब, और यही होता है वॉल्यूम का ऐसा यूनिट। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर डिराइव किया इसको विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट, इसलिए कहलाती है डिराइव्ड यूनिट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी, ये आप मुझे बताइए। तो डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यही होता है डेंसिटी। अब मास की SI यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा था किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की SI यूनिट क्या है, ये अभी हमने मेजर करी है, अभी हमने कैलकुलेट करी है, दैट इज मीटर क्यूब। तो ये हमारी SI यूनिट हो गई डेंसिटी के लिए। बताइए कहाँ दिक्कत। तो ये भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे किसी भी क्वांटिटी की यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी बात हुई SI यूनिट्स और बेस यूनिट या डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अब हम समझेंगे कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर अनसर्टेनिटी कैसे आती है, उसे हम कैसे दूर करें, और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे एम्पावर्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।